Good afternoon, all of you. Uh, Welcome to the very first session of our fourth batch. आज का सेशन ओपन सोर्स है बट इसके बाद नेक्स्ट सेशंस हम लोग स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए ही करेंगे जो बैच 4 में कंसिडर किए जाएंगे. We have got your reports, many of you, and some of them are still under pending. तो मैं और डॉक्टर गरिमा वी आर एनालाइजिंग द रिपोर्ट्स एंड डिजाइनिंग द स्पेसिफिक लाइफस्टाइल प्लान फॉर ऑल ऑफ यू जो हमारे मेंबर्स हैं. आज का सेशन का मेन पर्पस है कि हमारा जो एज ओल्ड माइंडसेट है जो गलत डाइट को लेके जो हम फॉलो कर रहे हैं, शायद जिसको हम हेल्दी मान रहे हो सही में हेल्दी है या नहीं ये कहना भी मुश्किल है. और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है प्रीवियस 3 बैचेस के लोगों के साथ, हमारे पेशेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग कैंसर पेशेंट, जहां हमने इस तरह की डाइट को ही फॉलो करके और बहुत लोगों को उनकी डिजीज़ को रिवर्स किया है. आज का सेशन एक जनरल गाइडलाइन होगा कि आपने अपने किचन में, अपने पेंट्री में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने टेस्ट बड्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं और उनके पीछे साइंस क्या है, क्यों करने हैं वो चेंजेस. इसके बाद स्पेसिफिक प्लान्स आपको, आपका डाइट प्लान डॉक्टर गरिमा आपको शेयर करेंगी. वो आपके ग्रुप में और व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आपको आ जाएगा जो भी हमने आपके लिए स्पेसिफिक मेंबर्स को हमने ऐड करना है. और उसके बाद हम इन्हीं के साथ हर हफ्ते एक डाइट चैलेंज भी देंगे ताकि धीरे 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 ग्रेजुअली आप अपनी डाइट में से बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों को कम करते जाएं और बीमारी ठीक करने वाली चीज़ों को ऐड करते जाएं. सी प्रोत्साहन प्रोग्राम में ये थोड़ा सा अनयूजुअल हो जाता है, अगेंस्ट द कन्वेंशनल बिलीफ हो जाता है. जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं भाई एक हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट खानी चाहिए इंसान को. ये अचानक से हम प्रोत्साहन लेके आ गए आपके सामने और बोल रहे हैं कोई प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं खाना, मीट अंडे डेयरी आप बंद कर दीजिए. बट ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों करना अनिवार्य है? तो लोगों को स्पेसिफिकली लगता है कि भाई कहीं इससे उनको शरीर में कमी ना आ जाए, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, उन अदर थिंग्स. तो जो हमारा स्पेसिफिक डाइट प्लान है वो ये पॉइंटर्स उसमें बेसिक रहते हैं. हम सफ़ेद रंग की चीज़ों को आपकी डाइट में से हटा देते हैं मोस्टली और रंगीन चीज़ों को आपकी प्लेट में भरते हैं. जिस प्रकार सफ़ेद रंग निरस कर देगा आपकी ज़िंदगी को, उसी तरह से रंगीन चीज़ें आपको और ज़्यादा रंगीन कर देगा, आपकी लाइफ को भी, आपकी हेल्थ को भी. एंड यू विल फील मच एनर्जेटिक, मच एक्टिव एंड लेस डिजीज्ड. तो हम एक तो कैलोरीज नहीं काउंट करते, हम न्यूट्रिशन काउंट करते हैं. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बस ज़्यादातर डाइटिशियन भी कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर दी, भाई ये कैलोरी खा लो, इतनी कैलोरी खा लो. ऐसे न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता क्योंकि सिर्फ कैलोरी से ही बात नहीं बनती. ऑफ कोर्स कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नेसेसरी है बट उसके साथ आपका न्यूट्रिशन भी पूरा है, सारे विटामिन मिनरल्स. फॉर एग्जांपल सब कैल्शियम की बात करते रहते हैं, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, और उसके सप्लीमेंट्स भी लिखते रहते हैं. विटामिन डी जो क्रिटिकल है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, और उसके अलावा मैग्नीशियम. 94% हमारी बॉडी के एंजाइम फंक्शंस मैग्नीशियम आयंस पे आधारित है. मैग्नीशियम की कोई बात नहीं करता, मैग्नीशियम की कोई सप्लीमेंट नहीं लेके आता मैग्नीशियम, और उसी वजह से हम वीकनेस, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स और बाकी चीज़ें होती है. तो एक तो प्लांट बेस्ड होल फूड पे हम फोकस करते हैं रादर देन कि भाई हम कट जो है प्रोसेस्ड फूड लें. तो और कोशिश ये रहती है कि कम से कम एक मील दिन में रॉ ली जाए, क्योंकि जब हम खाने को पका देते हैं तो बहुत सारा न्यूट्रिशन हम खाने का जला देते हैं, स्पेसिफिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन लाइक विटामिन सी. तो और भी बहुत सारा न्यूट्रिशन, ऑलमोस्ट एक स्टडीज कहती है 70 to 80% न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है. तो हम एज इंडियंस थोड़ी सी सब्जी खाते हैं तो एक तो फाइबर हमारी बॉडी में नहीं जाता, उस सब्जी में भी हम लोग मोस्टली आलू मिला लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन पूर्ति हो जाएगी. तो ऐसा नहीं है. तो हमने वाइट चीज़ें जो कम करनी है वो है आटा यानी गेहूँ, शुगर, ऑफ कोर्स सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना है, और मिल्क प्रोडक्ट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. पैकेज प्रोसेस्ड फूड को हम जहर मानते हैं, उससे तो दूर ही रहना है. वंस इन ए वाइल इज़ ओके बट जितना धीरे धीरे ग्रेजुअली उससे हटाते जाएंगे आपकी किचन में से, तो उससे आपके बच्चे भी, आप भी. तो बेसिक बात समझ लीजिए, जो भी डब्बा बंद होके पैक आ रही है चीज़ वो आपके लिए सही नहीं है मोस्टली, क्योंकि उनको इस तरह से प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उनका न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट नील हो जाता है और फिर उस पर लिख देते हैं फोर्टिफाइड, यानी कि और केमिकल या कृत्रिम रूप से उसमें केमिकल डाल, मतलब विटामिन या मिनरल्स डाल दिए जाते हैं.
तो जहाँ पे फोर्टिफाइड वर्ड यूज़ हो गया ना, तो समझ लो वो वैसे ही उसकी प्रोडक्शन में, उस फूड की प्रोडक्शन में वैसे ही ख़राब है। फॉर एग्जांपल, बच्चों के लिए आजकल हम बहुत फ्रायम्स और इस तरह की चीज़ें पैक्ड यूज़ करते हैं और सोचते हैं हेल्दी है, चलो बाहर के फ्राइड फूड से बच गया और हम घर में ही तल के दे देते हैं। एंड मैनी सच थिंग्स। एक छोटा सा एग्जांपल है, ऑल्सो द वेरियस सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल एडिटिव्स जो हम मिल्क में घोल के उनको देते रहते हैं कि उनकी ग्रोथ आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ आई डोंट थिंक होता है। दूसरी बात, माइंडफुल ईटिंग। व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट। हम लोग बस समय की घड़ी के हिसाब से खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और सिर्फ ये बोल देते हैं ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील। ठीक है, तो जो कि एक गलत धारणा है बहुत हद तक। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जो है ना, हम लोगों के घड़ी से खा रहे हैं, हमारी जबकि स्पेसिफिक नीड्स अलग अलग होगी, हमारी इंडिविजुअल डाइजेशन की स्पीड अलग अलग होगी, हमारी एज भी अलग अलग होगी, फिर भी हम खा उसी तरीके से रहे हैं खाने को कि भाई सुबह खाना है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है। हो सकता है आप बिल्कुल एक्सरसाइज ना करते हो, तो आपको हो सकता है इतने खाने की ज़रूरत ना हो। या मैं जैसे एग्जांपल, मैं 15 किलोमीटर की रनिंग ऑलमोस्ट डेली करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा डाइट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूट्रिशन। तो एक जनरल ट्रेंड बना के आपको दे दिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इंटरमीडियंट फास्टिंग का हम इससे बेनिफिट नहीं उठा पाते, स्पेशली ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट है जिसे हम बेड टी कहते हैं, जो सबसे बड़ा मिथ और जहर हमें दे दिया गया है, जिसकी वजह से 70% इंडिया जो है ना, स्पेशली फीमेल्स जो है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी से ग्रस्त हो गई और सोचती है हमारा वेट क्यों नहीं कम होता, क्योंकि हम फास्टिंग का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे। जो फास्टिंग, जो साइंस है फास्टिंग, और फास्टिंग क्योंकि सिंस आज एकादशी है, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि आज मैं 24 आवर वाटर फास्ट पे हूँ। मैंने कल रात 9 बजे के बाद से कुछ नहीं खाया अभी तक, सिर्फ पानी पे हूँ। उसके बाद 2 मील्स ए डे प्लान होते हैं। अगर आपका फोकस है डायबिटीज़ और ओबेसिटी को कम करना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना, तो कम से कम हम इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 घंटे 8 घंटे का विंडो में खाने के यूज़ करके 2 मील्स ए डे प्लान दे सकते हैं आपको। हो सकता है आगे जा आपको कुछ टाइम के लिए वो फॉलो भी करना चाहिए। और सिर्फ वेट नहीं, आपकी बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन्स भी रिमूव कर देता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को रीजनरेट या रिवैल्यूएट होने में हेल्प करता है, ताकि जो प्रीवियस उस पर टॉक्सिन्स इकट्ठे हैं जिसकी वजह से डाइजेशन आपकी स्लो होती जा रही है, वो एक बार रिन्यू हो जाए, फिर से आपका लिवर अच्छा काम करने लगे, आपकी किडनी अच्छे काम करने, आपके सारे ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होने लग जाए। कम से कम एक मील इंसान को रॉ लेनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और उसी से आपका फाइबर इंटेक पूरा होता है, उसी से आपके गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया माइक्रोबायोम है वो हेल्पफुल होते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि हम अपनी कब्र अपनी दांतों से ही खोद रहे हैं, और आज के सिनेरियो में बिल्कुल सच बात है। जो जो हम, इसीलिए माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम मुंह में डालते हैं सोच समझ के डालना चाहिए कि इसका हमारी बॉडी में जाके क्या होने वाला है, ये हमारे को न्यूट्रिशन देने वाला है, या हमारी बीमारियां कम करने वाला है, या फिर ये हमारी बीमारियां बढ़ाने वाला है। खाने से पहले कम से कम ये अपनी डाइट प्लान से पहले इतना ज़रूर छोड़ थोड़ी सी चीज़ सोच लेनी चाहिए। और खाने को माइंडफुली, ऐसे नहीं कि भाई मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, जैसे आजकल बच्चों को देखा है कि भाई उनको एक वीडियो लगा दिया और तभी वो खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। ये सबसे गलत आदतें हैं। वो उनको ये आदतें इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे डिनर टेबल के सामने टीवी ज़रूर होता है, और टीवी ऑन किए बिना हम खाना खाते नहीं। टीवी में जिस तरह के इमोशंस, जिस तरह के ड्रामा आप देख रहे हो, वही इमोशंस आपका खाना आपके अंदर देता है। एंड देन वी से कि हमारा एडोलेसेंट ग्रुप, बच्चे हमारे बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, उनके अटेंशन स्पैन कम हो गया। सिमिलरली वी आर फॉलोइंग द सेम। तो एटलीस्ट अपने जिस चीज़ के लिए हम सारे ही उम्र काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कम से कम उसके लिए तो 15 मिनट माइंडफुल ईटिंग के लिए, चबा के खाने के लिए देना चाहिए। चबा के खाने से हमारा मॉलिक्यूल साइज भी कम हो जाता है, सरफेस एरिया खाने का बढ़ जाता है, उसमें इंजाइम्स जो मुंह में होने मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट कार्ब्स तो 70% तक हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारी इंटेस्टाइन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पैंक्रियास को, लिवर को उतना ही कम काम करना पड़ता है, और डाइजेशन रैपिड हो जाता है, फास्ट हो जाता है। स्मोकिंग अल्कोहल तो सारी दुनिया जानती है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक हमें बताने की जरूरत नहीं। और पानी का इंटेक, ये बहुत लोग हाइड्रेशन की कमी रखते हैं, इससे हमारे सेल्स, पानी के बिना हमारे सेल्स सही हेल्दी रूप में रह नहीं सकते, और सेल्स डिहाइड्रेटेड फॉर्म में जो है उनमें फिर धीरे 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 करके उनमें बीमारियां पैदा होने वाले म्यूटेशंस यानी चेंजेस आते हैं, एंड देन फिर हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। तो हाइड्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है
डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक बॉडी नीड कि अगर आप ज़्यादा पसीना बहाते हो तो ज़्यादा पानी, आप किस जगह रहते हो, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, किस तरह का आप खाना खाते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे आपका पानी का इंटेक होता है, आपका यूरिन आउटपुट कितना है, लाइक दोस। तो वो स्पेसिफिकली डॉक्टर गरिमा विल अपडेट यू रिगार्डिंग दोज थिंग्स। आई एम गिविंग यू ए जनरल गाइड प्लान कि आपको जनरली करना क्या है। ना, क्यों हम ये सब कह रहे हैं? बहुत सारी ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के अलावा, डब्ल्यूएचओ के अलावा बहुत सारी और स्टडीज़ हुई हैं जिनका जनरल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि नॉन वेजिटेरियन यानी एनिमल प्रोडक्ट्स, आप अपने आप को वेजिटेरियन कहते होंगे लेकिन फिर भी आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट रोज़ और शायद कई कई बार यूज़ कर रहे होंगे, दूध, दही, मक्खन, घी, जो भी आप कह लो, और एग्स भी। तो ये सब में जिस तरह से आज इनकी फार्मिंग होती है, यानी फार्म में ये प्रोड्यूस होते हैं, वो एक फैक्ट्री की तरह है। और इससे बहुत सारी बीमारियां जो जानवरों को हैं, एक तो वो आ जाती है, जैसे आजकल बहुत कॉमनली अभी देखा है, मेरे घर के आसपास भी कई कबूतर गिरे मिलते हैं, कई बर्ड्स मिल रही है, तो बर्ड फ्लू अभी कॉमनली हो गया है। तो अगर आप चिकन अभी सेवन कर रहे हैं और एग्स का, तो आप देखेंगे कि बर्ड फ्लू होने का खतरा, और दिल्ली में कई केसेस रजिस्टर हो भी गए हैं विद इन लास्ट वीक। तो एक तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत डायरेक्ट एग्जांपल है। इसके अलावा बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस एक बहुत कॉमन वायरस कैटल में मिलता है, जिसका डीएनए स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू ब्रेस्ट कैंसर सेल्स। और एनिमल प्रोडक्ट्स में जो अमीनो एसिड होता है मिथियोनिन के नाम से, कैंसर सेल्स को ना अगर हम मिथियोनिन दे दें, उनकी ग्रोथ रैपिड हो जाती है। वो इस पे ये एक तरह से कैंसर की आग में घी का काम करता है। स्टेरॉयड हार्मोन तो आपको पता ही है, जैसे आजकल सब्जियों पे स्प्रेज और पेस्टिसाइड्स होते हैं कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ी जाए, वैसे ही स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स खिलाई जाते हैं ताकि वही मुर्गी जो 8 महीने में बड़ी होने वाली है वो 6 महीने में हो जाए या 4 महीने में हो जाए, और उससे ज़्यादा वेट हो जो नेचुरली होने वाला है। तो ऑफकोर्स हम लोगों को मोटा मोटा लेग पीस चाहिए, तभी मज़ा आता है कि भाई टंगड़ी कबाब खाएंगे तभी तो उसको पैदा करने के लिए इंडस्ट्री ऐसा करती है, स्टेरॉयड के इंजेक्शंस, हार्मोन्स। फिर इनको बीमारियां बहुत लगती हैं, कैटल को, पोल्ट्री को, तो इन पे बहुत सारे एंटीबायोटिक, मोस्टली जो ये कहाँ से आते हैं, ये एंटीबायोटिक मोस्टली जो हमारे एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं को ये स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि इनको बीमारियां ना लगे। उसके अलावा हार्ट डिजीज, मीथ्योनिन को देखा जाएगा, मीथ्योनिन जब ब्रेक डाउन होता है वो होमोसिस्टिन बनाता है, और इससे हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हमारी आर्टरीज की लाइनिंग बुढ़ी होती है, उसकी एजिंग बढ़ती है, वो हार्ड होती है, इसी से बीपी बढ़ता है, इसी से हार्ट डिजीज हमें आती है। ओबेसिटी तो ऑफकोर्स, जो दूध है फॉर एग्जांपल, ये मैमेलियन दूध, मतलब मैमल का दूध है, वो उस मैमल के बच्चे के लिए बना है। अगर आप देखेंगे कि जब पैदा होता है गाय का बच्चा, काफ, वो यूजली 25 से 30 किलो का होता है इंडिया में, और विद इन 6 मंथ उसका वेट कई बार तो 100 किलो पार कर जाता है। तो ऐसा क्या है उसमें? उसमें अगर दूध प्योर है तब बात कर रहा हूँ मैं, स्टेरॉयड और हार्मोन तो अलग कर लो। तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक केमिकल या पहले मॉलिक्यूल है जो दूध में होता है, और वो हमारे इंसुलिन को भी compete करता है हमारी बॉडी में आके। इसीलिए हमारी इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट होती है और रेजिस्टेंट हो जाती है, और हम डायबिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए दूध पीते पीते आप शायद अपनी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे, या दूध के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। और फिर आज की डेट में जैसे हर जगह बिजनेस और प्रॉफिट चाहिए, तो गाय का मोल कब तक है? गाय का मोल तब तक है, या भैंस का मोल तभी तक है जब तक वो हमें दूध दे रही है, उसके बाद वो हमारे किसी काम की नहीं है। और पहले तो खेती में बैल का यूज़ हो जाता था, तो बछड़ा तो हमारे लिए किसी काम का रह ही नहीं गया ना। तो वो तो या तो आपको बुरा लगेगा सुनते हुए, लेकिन या तो वो चले जाता है बुचर्स के पास कटने के लिए, जो मीट की तरह एक्सपोर्ट हो जाता है। इंडिया इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और या फिर वो, या उसके चमड़ों से हमें बेल्ट, पर्सेस एक्सेट्रा बना दिए जाते हैं। और गाय का भी यही हाल होता है जब वो किसी काम की नहीं रहती। और इसीलिए गाय को फर्टाइल रखने के लिए, क्योंकि देखो नेचर के हिसाब से गाय दोबारा बच्चा तभी प्रजनन करना चाहती है, उसकी फीलिंग तभी होती है जब पहला बच्चा उसका बड़ा हो जाता है। बट हम फार्मिंग में बच्चे को तो पहले ही उससे अलग कर चुके होते हैं। तो वो गाय एक तो बच्चे से दूर रहने के दुख में जी रही होती है, तो वही इमोशंस आपके दूध में डालते हैं, आते हैं आपके पास। दूसरा, वो गाय जब थोड़ा उसकी प्रोडक्शन दूध की कम होने लगती है, उसी वक्त चाहे वो प्रिपेयर्ड हो या उसकी बॉडी या उसका माइंड सेट,
फिर भी हम आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट करके फिर से प्रेग्नेंट करते हैं, और उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए फिर उसको हाई हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, और फिर उसकी दूध की प्रोडक्ट्स, क्योंकि बछड़े का तो है नहीं जो उसको सक करे और दूध उसका सेक्रेट हो, तो फिर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स हम यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि नो वंडर्स कि कल हमारा इसी सब्जेक्ट पे वेबिनार है कि फीमेल वेलनेस, नो वंडर्स कि हमारी बच्चियां आज इतनी इनफर्टाइल हो जा रही हैं, हमारी बच्चियों के मेंसेस इतनी जल्दी हमारे में वो शुरू होने लग गए हैं, और कितनी इनफर्टिलिटी समाज में फैल गई है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे ये दूध हमारे हॉर्मोन्स को खराब कर रहा है। इसीलिए हो सकता है मेल्स में भी प्रोस्टेट का, हो सकता है क्या इसके पीछे साइंस है, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट अब कम उम्र में देखे जाने लग गई। तो ओबेसिटी डायबिटीज के पीछे आपने देख रहा है। दूसरा, ये कैलोरी डेंस होते हैं, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं इनके थोड़े सी मात्रा में ज़्यादा कैलोरीज होती है। जैसे एक कप ऑफ ब्रोकली आप पूरा खाने में चबाने में आपको शायद 20 मिनट लग जाए और आपका पेट भर जाए, बट उतना आप आधे कप दूध में उतनी कैलोरीज खा जाओगे, और उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं है सिवाय थोड़े से कैल्शियम, थोड़े से प्रोटीन के अलावा। और ब्रोकलीज में हजारों मिनरल्स और विटामिन है और एंटी कैंसर तत्व हैं, सल्फराफेन जैसे एग्जाम्पल। तो ये फर्क है अगर हम वीगन डाइट पे स्विच होते हैं और रॉ पे। एक तो आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में नेचुरली हेल्प मिल जाएगी और आप अपना जी भर के पेट भर के खा सकते हो। दूसरा, आपको उसके साथ साथ विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशनल तत्व मिलेंगे। दूसरा, एंटी कैंसर, एंटी डिजीज तत्व भी मिलेंगे जो शायद दूध में तो है ही नहीं। जूनोटिक डिजीजेस जो अभी बात कर रहे थे एग्जांपल, जैसे बर्ड फ्लू, कोविड भी का भी मानना है कि ये बैट से आया चाइना में या पॉर्क्यूपाइन से आया, दो हम आज तक उसका पीछे की सही कारण को ना हमें पहुंचाया नहीं गया, दबा दिया गया। ऐसे हर साल स्वाइन फ्लू, एवियन फ्लू, साल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है, ये हमें मिलता रहता है। एंड वर्ल्ड हंगर, वर्ल्ड हंगर, अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई हक नहीं बनता कि आप पोल्यूशन की शिकायत करो। क्योंकि वर्ल्ड हंगर जो, जैसे एक वेजिटेरियन या वीगन आदमी के लिए जितना हमें सब्जी उगाने में पानी या रिसोर्सेज लगते हैं, उससे 75 गुना ज़्यादा रिसोर्सेज और पानी लगता है मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री को प्रोड्यूस करने में या मिल्क को प्रोड्यूस करने में। तो आप समझ सकते हो कि हम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एनी पोल्यूशन बढ़ाने में, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करने में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जनरल गाइडलाइंस हैं। मुझे पता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सुनने में बड़ी अजीब लग रही होंगी और आपके जनरल मान्यता को बड़ी ऑपोजिट वे में ले जा रही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि अपना माइंड सेट ओपन रखेंगे तभी आप, क्योंकि जो कन्वेंशनल चीज़ें हम करे जा रहे हैं उनके बावजूद भी हम बीमारियों से बच तो रहे नहीं हैं, हमारे समाज में बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं कम होने की जगह। तो कुछ तो हम गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं कि हम बीमारियों के ग्रस्त होते जा रहे हैं। नाउ अब मैं सपोर्टिव एविडेंस दूंगा जहां पे आपको मिलेगा कि भाई क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ, साइंस में ये बात सही है या नहीं। सिर्फ मेरे मानने पे आप लोग इसको भरोसा मत करिए। तो ये कुछ स्टडीज हैं जहां पे मैंने बोला बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस जैसे है, बोवाइन ल्यूकेमिया वायरस का डीएनए स्ट्रक्चर बिल्कुल मैच करता है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के स्ट्रक्चर के साथ, और इसी में साथ में ब्रेस्ट कैंसर के रेट्स में बढ़ावा मिलता है। और कोलोन कैंसर तो फेमस जाना ही जाता है, प्रूव हो ही चुका है कि ज़्यादा मीट ईटर्स को ही होता है। ये मीथियोनिन की बात करी जो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल प्रोटीन में है कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन। तो इससे कैसे जो हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की बात करें, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाने की बात करें, एक तो कैंसर सेल को ये फीड करता है, उसके साथ अगर मान लो आप कैंसर का इलाज करने के लिए आप कीमोथेरेपी ड्रग्स का यूज़ करते हो तो उसकी एफिकेसी को भी कम करता है। तो ये तो दो तरीके से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और मोस्ट ऑफ द ऑन्कोलॉजिस्ट या मोस्ट ऑफ कैंसर पेशेंट आप देखोगे मीथियोनिन की, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, मीथियोनिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनको, और उनको एनिमल प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिसे पानी में घोल के पीना या दूध में घोल के पीने को बोलते हैं कि भाई आपका वेट लॉस हो गया है, आपको एनर्जी मिलेगी इस प्रोटीन से।
तो आप सोचो, क्या हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ये एक अनदर स्टडी की, इससे मिथ्योनिन से, क्योंकि होमोसिस्टिन बनता है इससे। होमोसिस्टिन हम नापते भी हैं बॉडी में। एक तो होमोसिस्टिन एक इन्फ्लामेटरी मार्कर है, यानी हमारी बॉडी में सूजन, और जैसे सीआरपी हम नापते हैं, बॉडी में सूजन और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है, जिससे लेटर ऑन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ही हमें कैंसर का रूप देता है बाद में बदल के। तो एक तो वो, दूसरा हमारी आर्टरीज के अंदर भी इन्फ्लामेशन करता है, जिससे वहां ब्लॉकेज आती है। जो आपको बता दिया गया ना कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से हमें हार्ट की बीमारियां होती है ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लॉकेज होता है, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा नॉर्मल रहा है। तो यहाँ पे हमारी गलती मिथ्योनिन है, जो एनिमल प्रोटीन से हमें आता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की जहाँ बात की, देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स में जो हार्मोन्स ईस्ट्रोजन हम लगाते हैं ना प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए गाय की, वो ईस्ट्रोजन हमें हमारे ईस्ट्रोजन को ब्लॉक कर रहा है, जिससे हम ईस्ट्रोजन हाई स्टेट में, डिटेल में, इसकी बहुत डिटेल में हम कल बात करेंगे जीनो एस्ट्रोजन के बारे में, जो हमारा फीमेल वेलनेस पे वेबिनार है कल सुबह 10 बजे। तो आई होप आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा उसके लिए। वो स्पेसिफिकली बात करेगा फीमेल कैंसर्स, फीमेल ट्यूमर्स और फीमेल हार्मोनल डिजीज के ऊपर। और ऑफ कोर्स ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स में तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही है। तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़े बिना आप बीमारियों से बच जाओ, मुझे नहीं लगता। इसीलिए हम वीगन डाइट को बोलते हैं। और ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर का प्रूफ है, या ये स्टडी है डायबिटीज़ केयर, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने पब्लिश की है। इसमें भी यही बताया गया कि जो डेयरी प्रोडक्ट, ये वहाँ की बात कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना हमारा तो दूध प्योर है जी, हम तो घर का दूध पीते हैं, ये वहाँ पे भी पाया जाता है। आईजीएफ मीन्स हर मैमल के मिल्क में आपको मिलेगा, और ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मैमल, आईजीएफ फैक्टर भी उतना ही, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर है, तो जितना बड़ा वो जानवर होगा उतना ही ग्रोथ फैक्टर उसमें ज़्यादा होगा। इसलिए एक जनरल धारणा भी आजकल फैली हुई है ना कि बकरी का दूध बेटर है, तो लोग बकरी का दूध पीने के उसमें चले गए। बट ऑफ कोर्स हाँ, हो सकता है बेटर होगा कंपैरेटिवली, अगर, लेकिन बात वहीं की वहीं है तो वो मैमेलियन डेयरी प्रोडक्ट ही। अब बात करते हैं जो जनरल ट्रेंड आजकल बोला जाता है, मोस्टली डाइटिशियन भी बोलते हैं, हाई प्रोटीन लो डाइट खाओ भाई। तो ब्लू जोन्स हैं हमारे दुनिया में, 6 जगह ऐसी हैं, ब्लू जोन नाम से किताब भी लिखी गई है। 6 जगह ऐसी है जहाँ नॉर्मली दुनिया का लाइफ स्पैन, यानी उनका हेल्थ स्पैन, सॉरी, लाइफ स्पैन तो बड़ा होता है, दवाइयों के बेसिस पे भी आप कर सकते हो, लेकिन हेल्थ स्पैन मतलब जितने टाइम तक आप रिलेटिवली प्रोडक्टिव लाइफ जीते हो, दुनिया के लिए काम करते हुए जीते हो, बिना दवाइयों के, बिना बीमारी हो, उसे कहते हैं हेल्थ स्पैन। तो 6 जोन्स में हेल्थ स्पैन ऐसा है कि लोग 90 साल से आमतौर पर ज़्यादा जीते हैं। इसमें ओकिनावा जापान का एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल, बड़ा कॉमन एग्जाम्पल जो सब जानते हैं। तो ये सब लोगों की जो कार्ब डाइट है, 70% से ज़्यादा ये कार्ब लेते हैं, ये एक हाई कार्ब लो प्रोटीन डाइट लेते हैं, और ये हमसे ज़्यादा जी रहे। तो ये जनरल धारणा है, और ये उसकी ही प्रूफ देते हुए कुछ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है क्रेडिबल जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन में। तो एक हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट आपको किडनी पे, लिवर पे ज़्यादा प्रेशर डालती है। ये माइस और एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंटल भी हो गया कि उनके हेपेटिक टिश्यूज यानी लिवर टिश्यूज को डैमेज करती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, ओबेसिटी को बढ़ाती है। अनदर सिमिलर स्टडी वही प्रूव करते हुए, दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन स्टडी, सेम थिंग कि लो प्रोटीन हाई कार्ब डाइट, जहाँ पे प्रोटीन की मात्रा 10 से 15% होती है, वो आपके लिए लॉन्गेविटी को बढ़ाने वाली और आपके लिवर और किडनी को प्रोटेक्ट करने वाली होती है, जिसमें 70% हाई कार्ब डाइट होती है। और ये सेम डाइट ब्लू जोन्स के लोग यूज़ करते हैं। और एक और बात, 90% इंडियंस जो है ना, अपनी जो वेजिटेबल की पूर्ति नहीं कर पाते। और एक जनरल गाइडलाइन आपको दे देता हूँ, जनरल गाइडलाइन, जितना हमारा बॉडी वेट है उसका 1%, यानी अगर हम 70 किलो का हमारा एवरेज वेट है, तो 700 ग्राम कम से कम हमें जो है रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की डाइट पे होना चाहिए, ये मानना है। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे तो लगता है शायद हम पूरे हफ्ते में भी 700 ग्राम सब्जी नहीं खाते होंगे अगर पका के खा रहे हैं तो आप समझ लो कितने डेफिशिएंट हैं इंडियंस। और इंडियंस अपने आप को वेजिटेरियन कंट्री बोलते हैं। और उसके अलावा जो बेनिफिट हमें डाइट से मिलते हैं वो हम नहीं ले पाते, सब्जियों की कमी। ये एक स्टडी है, इन्होंने क्या किया था कि 8 डिफरेंट कैंसर सेल्स ले लिए एक पेट्री डिश में लैब में, और उन पे
34 डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल जूसेस को डाला और देखा कि किस वेजिटेबल जूस से ये कैंसर सेल्स बढ़ते हैं तेजी से और किससे ये मरते हैं। तो इसका रिजल्ट ये आया कि क्रूसीफेरस फैमिलीज और एलियम फैमिली, यानी एलियम फैमिली में आती है आपके प्याज लहसुन, और क्रूसीफेरस फैमिली में कैबेज, जिसको पत्ता गोभी को तो इंडियंस ने वो कीड़े की मिथ में तो खत्म ही कर दिया, घरों में यूज ही नहीं होती, और जो सबसे सस्ती सबसे सिंपल आपके एंटी कैंसर वेजिटेबल हो सकती है। उसके अलावा ब्रोकली, पत्ता गोभी, बंद गोभी, इस तरह की वेजिटेबल्स क्रूसीफेरस, ये हाई फाइबर है और है एंटी कैंसर है। तो आप सोच लो कितना आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं अपनी डाइट में से। सारा दिन वही रोटी, वही दूध और वही चीनी, 70% हमारी डाइट इसी तरीके से आ रही है। इसीलिए हमें इस डाइट पिरामिड को उल्टा कर देना है, यानी कि 70% हमारी कैलोरीज आनी चाहिए, टोटल इनटेक आना चाहिए इन सब्जियों से, वो भी रॉ फॉर्म में, फिर थोड़ी बीन्स, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। फिर भी आपको ज़रूरत लगती है, आपका काम का ज़्यादा है, आप तामसिक लाइफस्टाइल यानी बहुत मेहनत वाला लाइफस्टाइल जीते हो, तो फिर आप डेयरी के बारे में, चीनी के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, या फिर खूब अनाज खा सकते हो। अगर आपकी मेहनत कम है, आपकी ज़िंदगी बैठ के गुजरती है ज़्यादातर दिन की दिनचर्या, तो आपको अनाज और दूध और चीनी को कम से कम ही रखना चाहिए अपनी डाइट। सब्जियां कम होती है तो फाइबर भी कम होता है, क्योंकि पके खाने में तो फाइबर है नहीं, आलू में तो फाइबर है नहीं जो मोस्टली इंडियंस की स्टेपल फूड है, दूध में तो बिल्कुल ही फाइबर नहीं है। तो फिर फाइबर जाता नहीं है, तो फाइबर जाने की वजह से हम फाइबर का बेनिफिट नहीं उठाते, उससे हमारा गट माइक्रोबायोम वीक होता है। तो फिर गट माइक्रोबायोम वीक होता है तो जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसको कहते हैं गट डिसबायोसिस, यानी कि तो उसके बाद उसी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी सही नहीं होने की वजह से हम फिर बीमारियों की तरफ जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च स्टडी हो चुकी है, बट गट माइक्रोबायोम को आज भी मेडिकल स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, ना उसको किसी ऑर्गन के रूप में माना जाता है। इसके ऊपर हम वेबिनार तैयार कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस का मेजर कारण ही है, जिसको हम बिल्कुल नहीं ठीक कर पा रहे। किसी पैथी में ले लीजिए आप, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ले लीजिए, सोरियासिस ले लीजिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ले लीजिए, एलोपेशिया एरियाटा ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, डायबिटीज मलाइटिस, जहाँ पे आपकी इम्यून सेल्स ही आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लाइकन प्लेनस ले लीजिए। इन बीमारियों में बहुत ही सक्सेस रेट मेडिसिन का पुअर है। इनके लिए हमें इन इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉयड ड्रग्स यूज करनी पड़ती है, जिनका बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है बॉडी पे। ब्लू जोन्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसी डाइट को फॉलो करते एग्जाम्पल हमारे सामने इंडिया में हैं। अब आप खुद देख लीजिए किन स्टेट्स में स्ट्रोक, हार्ट डिजीज और डायबिटीज ज़्यादा है, और कंपैरेटिव रिजल्ट देख लीजिए। पंजाब जहाँ सबसे ज़्यादा दूध, हरियाणा, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा दूध और घी और नॉनवेज का सेवन होता है, वहाँ देखिए बीमारियाँ कम से कम नहीं तो मेघालय, मिजोरम, जहाँ पे अभी भी लोग एक, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे अभी भी लोग एक डेफिशिएंट स्टेट में जी रहे हैं, जहाँ फूड एफ्लुएंट क्वालिटी, एफ्लुएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वो आज भी कंदमूल और रॉ फॉर्म और फर्मेंटेड फूड यूज़ कर रहे हैं, पैदल बहुत चल रहे हैं, सड़कें अभी भी ठीक नहीं है, उनकी जीवन में बहुत मेहनत वाला जीवन उनका है। तो वहाँ देखिए कम से कम नहीं तो 5 से 7 गुना का स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई एक रिपोर्ट है, और एनआरएचएम की स्टडी है ये। और यही जो मैं आपको बता रहा था कि 98% इंडियंस जो हैं इनफ वेजिटेबल ही नहीं खा रहे। तो फाइबर मिलना नहीं है, न्यूट्रिशन मिलना नहीं है, तो हम एक ओवरफेड, अंडर न्यूट्रिशनड जनरेशन बन गए हैं, और इसीलिए बीमारियां कॉमन हो गई। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, ड्रिंक योर फूड एंड चू योर वाटर। ये मैं बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, मतलब खाने को इतना चबाइए कि उसको पीने लायक हो जाए, वो जो सॉलिड फूड है, और अपने पानी को इतना मुंह में रखिए कि ऐसा लगे कि आप चबा रहे हैं अपने पानी को। ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या साइंस है? ये महर्षि वाघभट्ट ने बहुत साल, हजारों साल पहले लिख दिया था उनकी किताब अष्टांग हृदयम में, कि भाई खाना खाते वक्त आपका पूरा ध्यान खाने पे होना चाहिए, पिछला खाना जब तक डाइजेस्ट ना हो आपको दोबारा नहीं खाना चाहिए, और ऐसा करने से आपको कोई ताकत नहीं मिलती, बल्कि आप और वीक, लिथार्जिक, नींद में, तभी आपने सुना होगा, कहते हैं ना पोस्ट लंच स्लम्बर आ जाता है, खाना खाते हैं तो हमें नींद से आने लगती है। वो कारण यही कि आपकी डाइजेशन अभी रेडी नहीं थी पिछले खाने को लेके, फिर भी उसको बॉडी को ज़बरदस्ती अपनी ऑर्गन से शंट करना पड़ता है ब्लड एब्जॉर्ब करने के लिए इंटेस्टाइन को। वो कहाँ से जाता है ब्लड? ब्रेन से, लिवर से। तो वो शंटिंग होती है तो हमें नींद आने लगती है, ब्रेन डल फील करने लगता है।
तो दूसरा, आपका पूरा मन, जैसा तन वैसा मन, ये तो हमारी पुरानी कहावत है, सॉरी, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। तो बात वही है कि अन्न खाते वक्त आपका पूरा मन आपके अन्न पे होना चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड वे में हमारे बच्चे जैसे खाना खा रहे हैं, हम भी आजकल टीवी के बिना खाना नहीं खाते, तो कम से कम वो माइंडफुली ईट करेंगे, चबा चबा के पूरा ध्यान दे के, तभी उस फ्लेवर, हम कहने को तो कहते हैं भाई हम हलवाई से लाए हैं स्वाद जलेबी खाने, बट उस जलेबी को भी हम ऐसे गटक जाते हैं अंदर। अब आजकल स्कूल जाते ट्यूशन जाते बच्चों को मोमोज खाते देखिए कैसे खा रहे, गर्मा गर्म, मुंह जल रहा है और अंदर खड़ाक। अरे भाई स्वाद तो ले लो उस चीज का जो स्वाद के लिए आप खा रहे हो। डाइजेशन तो एक सेकेंडरी, बीमारी से बचना तो चलो एक सेकेंडरी चीज है, जिसको आप बोल रहे हो कि हम स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं, उसका भी आप स्वाद नहीं ले रहे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में महर्षि वाग्भट का यही कहना था कि भाई इससे हमें बीमारियां मिलती है, जल्दी जल्दी खाना खाने से हम लिथार्जी होती है, हमारा बॉडी वेट बढ़ता है, हमारे में इन्फ्लामेशन आती है। सोचिए वैदिक साइंस कितनी आगे है, जो आज हम प्रेजेंट बात कर रहे हैं वो उन्होंने 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले ही लिख दिया, लिखी नहीं फॉलो भी की है। तो एक तो पानी बैठ के पीजिए, आराम से पीजिए, स्लोली मुंह में रख के पीजिए। इससे फायदा क्या होता है, जो मुंह में हमारे सलाइवा होता है वो एल्कलाइन होता है, बहुत से लोगों को एसिडिटी रहती है, और आजकल हम रोज सुबह उठ के पैंडी पेंटोसिड इस तरह की गोली लेते हैं। तो अगर हम पानी को मुंह में स्लोली रख के पियेंगे तो एक तो उसमें एल्कलिनिटी बढ़ती है, जो हमारे सलाइवा उसमें मिक्स होते गए, तो हमारी एसिडिटी को वो बैलेंस आउट करता है। दूसरा, हमारे मुंह में एमाइलेज लाइपेज जैसे एंजाइम सेक्रेट होते हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट की पार्शियल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि मुंह में अगर हम चबा रहे हैं तो ये एंजाइम उसमें मिक्स हो रहे हैं और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जब खाना चबता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मॉलिकुलर साइज घट जाता है, तो जो एंजाइम पैंक्रियाज और लिवर भेजने वाला है बाइल सॉल्ट्स, वो कम मात्रा में रिक्वायर होते हैं, तो इन ऑर्गन्स को कम काम करना पड़ता है, तो ये जल्दी थकते नहीं और ये ज़्यादा उम्र तक हेल्दी वे में काम करते हैं। और कितना खाना चाहिए माइंडफुल ईटिंग में, हम लोग इंडिया में खाते इतनी तेजी से खाना खाते हैं कि जब तक पेट के रिसेप्टर्स को ब्रेन तक सटाइटी भेजने का टाइम मिलता है ना, यानी कि सेटिस्फेक्शन, तब तक हमारा ओवरफैट ऑलरेडी हो चुके होते हैं, और फिर हम लोग फील करते हैं कि भाई पेट भर गया, मैं ब्लोटेड फील कर रहा हूँ और एटसेट्रा। तो जापानीज लोग, ओकिनावा के लोग हमेशा अपना 20% पेट खाली रखते, 80% खाना खाते। और जब आप देखोगे, मेरी ट्राई करना, आप कभी आराम से 20-20 30-30 बार चबा के हर बुर्की को ग्राही को खाना, तो आपका पेट ना कम खाने में ही भर जाएगा और आप सेटिस्फाइड फील करोगे। आपके खाने को कम से कम 15 से 20 मिनट लगने चाहिए। दूसरा, जब आप इतनी बार चबाओगे, आप देखो चावल रोटी जो भी कार्ब्स आप खा रहे हो वो मीठे टेस्ट करने लगेंगे, क्योंकि अमाइलेज ने उनको सिंपल शुगर्स में तोड़ दिया। जो काम पेट में होना था वो मुंह में ही हो गया, तो ग्लूकोज यहीं से आपका एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया, आपको एनर्जी भी जल्दी देगा, ज़्यादा देगा, और उतना ही पेट को कम काम करना पड़ेगा, उनको ब्रेक डाउन लिवर को, ऑर्गन्स को, अदर को। दूसरा, वो बीच बीच में हंगर, मतलब कि अपने इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी यूज़ करते हैं, अपने बीच बीच में हफ्ते में एक बार डिनर स्किप करते हैं, या इंटरमीडिएट फास्टिंग का सिंपल रूप वो यूज़ करते हैं, ताकि वो कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करके रखें, और उनकी बॉडी में जो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज जिससे कैंसर बनता है, यानी कि खराब सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो वहीं पे बैलेंस आउट हो जाते हैं। ये डिटॉक्स वाटर की एक सिंपल रेसिपी है जो हम यूज़ करते हैं हमारे पेशेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली जो प्रोत्साहन ग्रुप में याद आते हैं, क्योंकि आजकल बहुत कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली कोविड के बाद से, कि सीआरपी लेवल ज़्यादा रहने लग गए हैं, लिवर टिश्यूज़ डैमेज्ड हैं और डिटॉक्स नहीं हो रहे। तो बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व हैं जो आपके सामने हैं। ठीक है, आपको ये सब रेसिपीज हम ग्रुप पे डाल देंगे, डोंट वरी अबाउट, आप नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। हम अपनी हर्ब्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, ये बहुत सारी हर्ब्स एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज़, एंटी ओबेसिटी, स्पेशली सिनेमन, ब्लैक पेपर, हल्दी के बारे में तो क्या ही बोलना, दुनिया जानती है। मिंट लीव्स जो है हमें एंटी एसिडिटी से बचाती है, लेमन डिटॉक्स करता है। तो सुबह उठते ही अगर हम ये ड्रिंक यूज़ करें तो बहुत तरह से हम एक्टिव दिन की शुरुआत करेंगे, हेल्दी रहेंगे। आंवला हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और रात को जो हम सोते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है, क्योंकि 8-10 घंटे तक हमने पानी नहीं पिया होता, बॉडी में एक्टिविटी इंजाइमेटिक चल रही होती है, तो सुबह उठते ही जो डिहाइड्रेशन है वो भी पूर्ति हो जाती है। और ग्रीन स्मूदी, ग्रीन स्मूदी एक सिंपल सा स्टेप है। मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए तो ब्रेकफास्ट का रिप्लेसमेंट इसी को यूज़ करता हूँ मैं। हम लोग ब्रेकफास्ट में इसी को लेते हैं विद सम ड्राई फ्रूट्स एंड मखानास, स्पेशली माई मदर, माई फादर।
तो इसमें कोई भी टाइप के आप 2 टाइप के सीज़नली अवेलेबल हरे पत्ते ले लीजिए, चाहे पालक, केल, अमरंथस, जैसे अब गर्मी में चौलाई आ जाएगी, जो भी अवेलेबल आपके आसपास हो। उसके अलावा एक टाइप का मतलब मेजर 5, 7, 10 पत्ते आप ये लीजिए। सेकंड 2 टाइप के छोटे पत्ते, पुदीना, तुलसी, मेथी, धनिया, जो भी अवेलेबल हो, और इसको चेंज भी करते रहिए ताकि सब के बेनिफिट आपको धीरे धीरे मिले। कोई भी आधा फ्रूट सीजनल, गुआवा हो, एप्पल हो अवेलेबल, जो भी हो, ताकि इससे थोड़ा सा थिकनेस और स्वाद भी आ जाए और थोड़ा न्यूट्रिशन, ग्लूकोज और शुगर, जो एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ द डे में चाहिए, मिल जाए आपको। हर्ब्स, उसमें हल्दी, दालचीनी, ब्लैक पेपर, खासकर ब्लैक पेपर और हल्दी को हमेशा मिला के यूज़ कीजिए। ब्लैक पेपर में पाइपरेन होती है जो हल्दी के फायदे को 10 से 100 गुना तक बढ़ा देती है। तो हल्दी का बेनिफिट आप ज़्यादा उठा सकते हो अगर उसमें चुटकी भर आप दाल ये सॉरी काली मिर्च यूज़ करें। उसके अलावा रॉक सॉल्ट ये आपको डालना है, डालिए, आपकी मर्जी है, मैं नहीं यूज़ करता क्योंकि नेचुरल टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ में हाफ लेमन या फिर कोई भी प्लांट वेज, फ्रूट वेज विनेगर, जैसे जामुन का सिरका या एप्पल का सिरका आजकल बहुत इजीली अवेलेबल, यूज़ करें। इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इससे ये सब एंजाइम्स की न्यूट्रिशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो आप इन सब का ज़्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। ये मैं जो अपने घर में यूज़ करता हूँ, पालक के पत्ते वगैरह है, किसी सीज़न का है, मेरे बच्चे भी इसको एंजॉय करती है, मेरी बेटी कई बार इसको पीती है। तो शुरू से ही आते हम करेंगे चेंज। तो इसका और बेनिफिट क्या है, क्योंकि इसमें ये एक कैंसर की एक बुक है, न्यूट्रिशन की एक बुक है, उसमें ये सब मैंशनड है कि आजकल आपने देखा कम उम्र में स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, कार्डियक ब्लॉकेज, ये सब होने लग गया है। तो ये सब एंटी प्लेटलेट एक्टिव, यानी कि अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं हर्ब्स जो आपके सामने, गार्लिक हो गई, अदरक हो गया, मेथी हो गई, टर्मरिक हो गया, इनका पोटेंशियल एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है। क्लॉट बनने का पहला स्टेप होता है प्लेटलेट्स जाके आर्टरीज पे जमती हैं, फिर उस पर और तरह के टिश्यूज या इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होती है, और फिर वो ब्लॉकेज या क्लॉट बनता है जो फिर वेरियस जगह जाके स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डीवीटी, इस तरह की चीज़ें करता है। तो मान लो अगर हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोज़ ही ले रहे हों तो आपकी आर्टरीज भी जवान रहेंगी। इसके साथ साथ कई बार नाइट्रिक ऑक्साइड का फ़ायदा उठाने के लिए बीट रूट, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड वो तत्व है जो प्लेटलेट की एक्टिविटी को कम रखता है। एंडोथीलियल लाइनिंग, जो हमारे हार्ट के एंडोथीलियल या आर्टरीज के अंदर की लाइनिंग है, उनको हेल्दी रखता है, जवान रखता है, यंग रखता है। तो वो भी, उसकी भी एक्टिविटी ये फ़ायदा पहुंचाती है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, ये वो बुक है जो मैं बता रहा हूँ, आई एम रीडिंग दिस फॉर माई कैंसर पेशेंट्स, हम इसके लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। एंड दीज आर द बेसिक गाइडलाइंस, बेसिक फ़ायदा अबाउट द वीगन डाइट। इसके अलावा और बेनिफिट्स में क्या है जो हम कल बात करने वाले हैं, इसके अलावा हम लोग जो है जीनो एस्ट्रोजन की बात करने वाले हैं, जो एस्ट्रोजन ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि हमारी बॉडी ईस्ट्रोजन ज़्यादा सेक्रेट करे। ये स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे फीमेल जनरेशन के लिए, फीमेल्स के लिए, जो तो उससे क्या होता है, आप बहुत सी बीमारियों में, कैंसर्स को लेके, ट्यूमर्स को लेके ग्रस्त हो जाते हैं। और जीनोएस्ट्रोजन ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से आता है। इसको हम और डिटेल में पूरी गाइडलाइंस के साथ कल बात करेंगे हमारे फीमेल वेलनेस वाले वेबिनार में। आई होप कि आप सब ने उसको लिए रजिस्टर कर दिया हो। उसमें हम इन डेप्थ रिसर्च करेंगे ताकि आप जो हैं उसको देख सके। मेरी तरफ से जनरल गाइडलाइंस हमारे फर्स्ट सेशन की डाइट की ये थी। स्पेसिफिक डाइट प्लान्स आपको डॉक्टर गरिमा आपकी रिपोर्ट्स को, आपकी बॉडी टाइप्स को और आपसे एक वन ऑन वन कंसल्टेशन के बाद डिज़ाइन करेंगी, जो भी हमारे बैच के मेंबर्स होंगे, जिनकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं फॉर्म में और जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं। मेरी तरफ से अब इतना ही प्रेजेंटेशन था। अब मैं डॉक्टर गरिमा को इंट्रोड्यूस करूंगा एंड आई विल रिक्वेस्ट हर टू अनम्यूट हर सेल्फ। और इसके अलावा आप लोग भी जो भी स्पेसिफिक सवाल हों, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके उनसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ गो हेड डॉक्टर गरिमा। Uh, Hello, everybody. Hi, sorry, I'm not in like very good conditions today, so there could be a little background disturbance and stuff.
so, but then yes, I think Dr. Jayant has very, very well, has fully explained you why this vegan diet that we talk about so much is so important. And like I said, a fat diet. Many people ask me कि मैम fat diet है थोड़े टाइम बाद इसका हमें पता चलेगा कोई ये इफेक्ट आ गया या वो है. So vegan diet is not a fat diet first of all. ये बहुत लाइक ही उन्होंने बताया कितने कितने सालों से हमारी संस्कृति में इसके बारे में बताया जा चुका है. लोग इसके फायदे उठा रहे हैं और इससे बेनिफिट पाया है, पर लेकिन हम काफी सालों से हमने इसे पीछे छोड़ दिया है और जिसकी वजह से हमने बहुत सी बीमारियों को अपने पास बुला लिया है. तो वीगन डाइट में हम उसी को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं. मेरा रोल जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया आएगा आपको स्पेसिफिक अमाउंट में स्पेसिफिक चीजें कितना आपकी बॉडी के लिए कितनी चीज कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चाहिए, ओवर नहीं चाहिए, अंडर नहीं चाहिए, वहां पे मेरा रोल आएगा. इसलिए एक पर्सनलाइज डाइट की इम्पोर्टेंस रहती है आपकी एक्टिविटीज के हिसाब से, आपके वर्कलोड के हिसाब से, आपके एक्सरसाइज के हिसाब से. आई प्लान अ डाइट जिसपे आई स्पेस आउट योर न्यूट्रिएंट्स, आई स्पेस आउट योर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की कितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और उसको हम किस मात्रा में किस फॉर्म में देंगे. तो इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं वीगन डाइट को लेके या किसी भी और डिजीज को लेके, तो आप प्लीज वी आर ओपन टू आंसर एनी क्वेश्चंस. प्लीज गो अहेड. We have allowed you to unmute yourself. अगर डॉक्टर गरिमा का नेट इंटरनेट थोड़ा सा डाउन होगा तो मैं कोशिश करूंगा उनके बिहाफ पे आंसर देने का. प्लीज़ गो अहेड एंड अपडेट अबाउट any questions, any doubts, anything you want to ask, any feedback you want to share. We are open to every, even criticism we are ready. and ताकि हम अपनी सर्विसेज को, अपने सिस्टम को, अपने मेथडोलॉजी को सुधार सके. नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सीमा शर्मा. मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे. बिल्कुल, गो हेड जी. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर, आपका अभी मैंने सेशन सुना तो आपने कहा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो उन लोगों को ज्यादा हो रहा है जो एनिमल प्रोडक्ट मतलब खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं. लेकिन मेरे केस में तो मैं प्योर वेजिटेरियन थी, उसके बाद भी मेरे को मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ और अभी तक क्या कहते हैं मेरा हार्मोन्स का ना रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है. इसकी वजह से मेरे को टमैक्सोफिन मेडिसिन लेनी पड़ती है. और इस बारी मैं जब एम्स में गई तो डॉक्टर ने कहा कि अगर ये ठीक नहीं होगा 3 महीने तक तो फिर हम एक इंजेक्शन भी लगाएंगे और इनके साइड इफेक्ट भी बहुत है. क्या आपके पास इसका कुछ ऐसा है कि मेरे को एलोपैथी नहीं खानी पड़े और मेरे हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, क्योंकि वही मेन कोज है कि मेरा सेल मतलब वो हो गया, ट्यूमर हो गया ब्रेस्ट कैंसर ना. मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी भेज दूंगी. लेट मी एक्सप्लेन मैम. एक तो दवाई बंद करनी है नहीं करनी है ये तो बहुत स्पेसिफिक्स और आपकी कंडीशन और स्टेजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा. बट इन जनरल डाइट कहाँ तक रोल प्ले करती है, वैसे हम कैंसर पे एक स्पेसिफिक वेबिनार कर चुके हैं. आप कह रही हैं वेजिटेरियन है, आप दूध तो यूज़ करती होंगी ना, दूध के प्रोडक्ट्स तो. वो ही दूध चाय में थोड़ा सा यूज करते हैं. चाय की गंदी आदत है, अभी तक मैम नहीं ये छूटी. थोड़ी 2 सीधी दिन बात. छूट जाती है तो चाय में सर में दर्द और पता नहीं क्या क्या हो जाता है. थोड़ी सी नहीं गंदी आदत, मैं बताता हूँ. इन सब प्रोडक्ट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जीनो एस्ट्रोजन. खासकर कल का सेशन आप जरूर अटेंड कीजिएगा. पहले तो कल ठीक आपके है. आपके मोस्ट आंसर कल मिल जाएंगे, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अभी क्योंकि टाइम हाँ जी. लिमिटेड है. ये सब जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं ना, ये ना बायो मैग्निफिकेशन का रूल फॉलो करते हैं. उसका मतलब ये होता हाँ, है अगर हमारे उस एनिमल को 2 ग्राम मिला है ना, एग्जाम्पल के लिए, तो हाँ जी. नेक्स्ट फूड चेन में जो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा ना, तो हाँ. वो 10 गुना बढ़ जाता है, यानी 20 ग्राम हो जाएगा. दूसरा, ओके. ये इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, यानी ये एक्यूमुलेट होते हैं हमारे बॉडी के फैट के अंदर. हाँ जी. तो एक्यूमुलेट होते 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 रोज की गलतियां एक्यूमुलेट. रोज आप 2 कप चाय पी रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है. दूध का नुकसान आपने उठाया, चीनी का नुकसान आपने उठाया, आपने अपनी कैलोरीज को बढ़ाया. ठीक है, कैलोरीज को बढ़ने से हमें मोटापा आया और फिर हमारे टिश्यूज खराब हुए. वैसे मैं पूरी चीज ब्रीफ कर चुका हूं कैंसर्स में कैसे हाँ माइटोकॉन्ड्रिया. जी. उसके बावजूद भी कल और स्पेसिफिक हम फीमेल्स के कैंसर पे बात करेंगे, फीमेल्स के ट्यूमर पे. नॉन कैंसरस भी जो आजकल बहुत कॉमन है, फाइब्रॉइड हो गया, फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट हो गया जिसके लिए यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, ब्रेस्ट सर्जरी की
आगे बोल दिया जाता है आपको उस पे, और टेमोक्सिफिकिन वगैरह के बारे में ये मुझे आपके स्पेसिफिक केस पे स्टडी करके, हाँ बिल्कुल इनका इलाज होम्योपैथी में है, इनकी दवाइयाँ भी हैं, इमीडिएटली नहीं तो ग्रेजुअली जरूर छोड़ा जा सकता है, बट ये जो आदत की बात आप बोल रहे हो ना, आदतों को तो स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ बदलना ही पड़ेगा। मेरे से छूट नहीं रही ये जब आप ना आपकी बीमारी ये ना कैंसर सेल समझेंगे ना मैं समझूंगा, तो उसी डिसिप्लिन के लिए ही धक्का देने के लिए आपको आपके इनर्शिया को खत्म करने के लिए ये प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिजाइन किया गया है। हम रोज रोज आपको तंग करेंगे, रोज रोज अपनी मोटिवेशनल जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरी बच्चे करते हैं, मेरे बच्चों से एक्सरसाइज करवाता हूँ, आपको भेजता रहूंगा ग्रुप में ताकि आप देखते रहें। आज नहीं कल तो आपको धक्का लगेगा ही ना कुछ करने को, पुश तो मिलेगा, ये जरूरी है। बट ये हमारे हाँ, स्पेसिफिक ग्रुप में ही हो पाएगा क्योंकि गाइडेंस इंडिविजुअल चाहिए। अगर आप चाहें कि जनरल, ऑफ कोर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, फ्री सोर्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो कीजिए। आपको हमारी नीड चाहिए तो हमें फिर हमारे तरीके से आपकी रिपोर्ट्स चाहिए, आपके हाँ, से मेरे को ना पर्सनल आपसे सिर्फ ना फोन पे 2 मिनट चाहिए थे, मेरी कुछ क्वेरी है जो वो मिल जाएंगे मैं मैम आपको। जानकारी वो नहीं दे स्पेस सकती किसी को। मैं समझ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है, मैं आपको, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ओपीडी से टाइम निकाल के ज़रूर मंडे से थर्सडे के बीच में कॉल बैक करूँगा। ओके, ठीक है। क्योंकि मेरे को मतलब मतलब कैंसर से तो बच गई, लेकिन रेडिएशन वगैरह से और उनके स्टेरॉइड से मेरे लीवर हर जगह काफ़ी उतना ही साइड इफ़ेक्ट पड़ता गया। मैम ये भी तो मैं आपको मतलब क्योर तो कहीं इंटरप्ट कहीं और जगह फँस गई, कहीं और से निकल गई। ये इंटरप्ट कर ऐसा प्रोसेस हुआ। नहीं 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 नहीं, मैं इंटरप्ट करूंगा 2 आप। साल से यही सब चल रहा है सर। सॉरी मैं तो इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कैंसर से आप बच गए ये आपकी गलत धारणा है, अभी बचे नहीं हो आप कैंसर से। ये वापस आ सकता है और आएगा ज़रूर अगर हम उसके आने के हाँ कारण जी, को ख़त्म नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो आपका हाँ सिर्फ जी, सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू डिजीज नहीं है, कैंसर कभी भी लोकल डिजीज नहीं होती, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। सभी पूरी बॉडी में गलतियां रही कई महीनों कई सालों तक, फिर उसने एक जगह चुनी ब्रेस्ट, तो ये कैंसर को अच्छा, मानिए। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिर्फ उस ब्रेस्ट को फोकस कर रही है, उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ठीक करने की कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है? ठीक है। डॉक्टर हाँ जी। डॉक्टर सेफ्रीड की रिसर्च है, वो पढ़िएगा आप, मेटा कैंसर इज ए मेटाबॉलिक डिजीज, ऐसी उनकी बुक भी है। ये मैंने अपने अ, वेबिनार में भी इंक्लूड की है। वो एक फेमस यूएस के ऑन्कोलॉजिस्ट है जिन्होंने सारी जिंदगी कीमो रेडियो और सर्जरी ही की है, और फिर वो बोल अ, रहे हैं कि इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर आपके आपको कॉमन ग्रुप में? किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बुक अवेलेबल है, कोई बहुत महंगी भी नहीं है। बाकी हमारा कैंसर वाला वेबिनार का वीडियो आप दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू, आपका ये आज की इन्फॉर्मेशन बहुत-बहुत अच्छी थी। सबके लिए बहुत यूज़फुल थी। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड आपके लिए रखती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। From the next session onward, we will be very specifically catering to our members only. तो जिनकी रिपोर्ट्स और कंफर्मेशन हमें आ गया है, वो उन्हीं को हम लोग अपने प्रोत्साहन बैच 4 में इंडक्ट करेंगे। आज का सेशन ओपन सोर्स था, आप सबके लिए था, और आई होप वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। आप में से कोई भी हमें और ज्वाइन करना चाहता है तो वी स्टिल हैव टाइम, आप हमें कंफर्मेशन उसी ग्रुप पे भेज सकते हैं।